So let's start with chapter relation. इंट्रोडक्शन में एक स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं. इन सेट्स we have studied operations on operations on sets. कौन से वाले थे जी हमारे? यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट. There is one more operation known as Cartesian product of two sets. Which creates one more kind of set. Operation on numbers gives us more numbers. Similarly, operation on sets gave us more sets. बट इन्हीं सारे ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन और है जो क्या करेगा जी, हमें एक और टाइप का सेट देगा. वो ऑपरेशन क्या बुलाया जाता है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. देखो, पहले वाले ऑपरेशंस में सिर्फ नाम था, यूनियन मतलब एडिशन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, बट यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट बोल सकते थे, बट उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया जी? कार्टेशियन. क्या ये वर्ड पहले कभी सुना है? पहले कभी सुना है? कार्टेशियन प्लेन रहता है. क्या रहता है जी कार्टेशियन प्लेन? हमारा हॉरिजॉन्टल जो रहता है इट इज एक्स एक्सिस, और हमारा वर्टिकल जो रहता है इट इज वाई एक्सिस. इसका घर का नाम इज एक्स वाई प्लेन. इसका स्कूल में दाखिला करते टाइम कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, बोलते टाइम आप सीधा इसको एक्स वाई प्लेन भी बुला सकते हो और सीधा गो फॉर कार्टेशियन प्लेन. अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल सेट्स भी नहीं बोला, ओनली टू. हमने जो लॉज देखे थे उसमें देखो एक एसोसिएटिव लॉ था, उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी माइनस सी भी हो सकता है. तो बेसिकली ये जो ऊपर वाले ऑपरेशन है ये दो से ज्यादा सेट्स रहे तो भी चलता है, बट ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये सिर्फ दो सेट्स का होगा. लाइक ए क्रॉस बी, सिर्फ इतना ही होगा. वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वैसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता. ठीक है, और ये जो है वो फाउंडेशन रखता है फॉर द कंसेप्ट रिलेशन. अब नाम में ये है, रिलेशन कितने लोगों में होता है? तो इसलिए सिर्फ दो सेट, दो से ज्यादा नहीं. तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा. ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? Okay. यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखो जी, this will enable to introduce a concept of relation. अब अगेन क्यों कर रहे हैं ये?
तो मतलब कितना सस्ता है, ऐसा भी ऑपरेशन नहीं के लिए जो दो से ज्यादा के ऊपर होता है, सिर्फ दो के ऊपर ही होता है। तो करने के पीछे रीजन क्या है भाई? रीजन ये है, हमें जो रिलेशन कंसेप्ट सीखना है उसके लिए ये एक बेस बनाएगा। तो इसलिए हम जब रिलेशन चैप्टर शुरू करने के लिए जाते हैं, हमारा सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहता है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अपना पहला कंसेप्ट हेडिंग डालो जी। अब हो गया जी, ये लिख के एवरीवन। और एंड तक आवाज नहीं आ रही तो बोल दिया करो, आवाज जरी येत नसेल तर। ओके, our first concept is Cartesian product of two sets. इसके अंदर जब हम अब एंट्री कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये एक टर्म पता होनी चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या रहता है, एक बार ध्यान दो। लेट जैसे मेरे सेट ए के अंदर है जी 1 2 3 और मेरे सेट बी के अंदर है जी ए एंड बी। पेयर का मतलब क्या रहता है? पेयर में काउंट कितना होता है? दो काउंट रहता है, लाइक जोड़ी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट तिगड़ी, वी आर टॉकिंग अबाउट जोड़ी। तो अगर ए क्रॉस बी अगर लिख रहा हूं तो मेरा पहला सेट कौन सा है? ए है, दूसरा सेट इज बी। तो जो भी मैं जोड़ी बनाऊंगा उसमें पहला एलिमेंट ए का रहेगा और दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा। सिर्फ पेयर बोलते तो कैसा भी चलता, बट पहले क्या बोला है? ऑर्डर। तो जिस ऑर्डर में है उसी में जाना है। ए क्रॉस बी में ए पहला है बी दूसरा है, तो भाई पहला एलिमेंट ए का ही रहेगा और दूसरा एलिमेंट बी का ही रहेगा। कोई भी हो सकता है, लाइक मैं बोल सकता हूँ 1 है 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। हमने बोलते टाइम सिंगल सिंगल एलिमेंट बोला क्या? नहीं, हमने बोलते टाइम पेयर में बोला। वो पेयर भी कैसे बोले जी? ऑर्डर में बोले। अब यहीं पर अगर ये बी क्रॉस ए रहता तो ऑर्डर इज चेंज। अब यहाँ पर पहला एलिमेंट बी का बोलेंगे, दूसरा एलिमेंट ए का बोलेंगे। जब हम इनका प्रोडक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हम सीधा उसका वैल्यू नहीं डाल सकते, लेकिन 1 इंटू ए क्या लिखेंगे भाई? 1 है, नहीं 1 कॉमा ए। ये 1 कॉमा ए इस टाइप का आपने एक्स वाई प्लेन पे किया हुआ है। जब भी हमारा कोई भी पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई करके लिखते हैं। वो भी क्या है? बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें फर्स्ट अब्सीसा जो रहता है इट इज एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई जिसको ऑर्डिनेट बुलाते हैं इट इज वाई वाला। बट अगेन इसका मतलब क्या रहता है? ये जो भी एक्स रहेगा इसका मार्किंग में किधर ढूंढेगा? एक्स एक्सिस पे ढूंढेगा। इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट ओरिजिन से जितनी दूरी पर रहेगा उसके हिसाब से मैं एक्स डिस्टेंस डालता हूँ। इसी पॉइंट से अगर मैंने y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट y से कितनी दूरी पर है वो मेरा y कोऑर्डिनेट रहता है, बराबर है। अब इसका वेन डायग्राम तो नहीं बनता प्रोडक्ट का, तो हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर एक सेट रख देते हैं, पहला वाला सेट, y एक्सिस के ऊपर दूसरा वाला सेट। अब समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ओनली ऑफ टू सेट्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पास एक्सिस कितने हैं? दो ही है। ठीक है, इसका मैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा। आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि हम ऑर्डर्ड पेयर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं। इसको हम रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? जो ऑलरेडी हम जानते हैं उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑर्डर्ड पेयर। स्टेटमेंट लिखो जी। इट कंसिस्ट ऑफ two elements
in a fixed order. अब इसका मतलब क्या है जी, ये ऑर्डर पेयर मतलब कैसा शो करता है जी, ए कॉमा बी करके, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ए, स्मॉल a belongs to set capital A and second element small b belongs to set कैपिटल B. ये दो अलग अलग सेट वाले एलिमेंट्स है, ये समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि लाइक ए एंड बी दोनों के दोनों सेट ए वाले हैं या फिर दोनों के दोनों सेट बी वाले हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, इसलिए फिक्स्ड ऑर्डर। तो मतलब देखो, मेरे पास अगर ए रहेगा 1,2,3 एंड मेरे पास अगर बी रहेगा p,q, इनको लेकर अगर मुझे ऑर्डर पेयर बनाना है सच दैट दिस ए क्रॉस बी से हम शो करने वाले हैं, तो देखो इसके अंदर क्या आएंगे, पेयर्स आएंगे, जैसे कि 1,p 1,q 2,p 2,q 3,p 3,q, ऐसे ही बनेगा। अब हमने जो इसके पहले जो स्टेटमेंट्स लिखे थे, अकॉर्डिंग टू एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से भी ये सेट ही मिलता है, बट ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेट है। कैसा सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर कौन रहता है जी, ऑर्डर्ड पेयर रहता है। यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे जी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी is an ordered pair. और देखो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिले, बट क्या कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है क्या? इक्वल है या नहीं कैसे बता सकते हैं भाई? उसके अंदर के दो एलिमेंट्स भी सेम रहे और उनका ऑर्डर भी सेम रहे। सो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, let a1 comma b1 and a2 comma b2 are two given ordered pairs हमने एक सेटअप बना लिया, हमने दो ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, फर्स्ट इज a1 b1, सेकंड इज a2 b2। अब हम चेकआउट करना चाहते हैं भाई वेदर दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल और नॉट। उसके लिए सिंगल ऑर्डर्ड पेयर का जो कंडीशन है वो फॉलो होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन फिक्स्ड ऑर्डर, टू एलिमेंट्स भी स्पेसिफिक होने जरूरी रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 इफ एंड ओनली इफ, ये टर्म आपके लिए नया रहेगा, IFF, इसका मतलब रहता है जी इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी। ये समझ में आ रहा है? इफ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। ऑर्डर तो पता चल गया, इधर का पहला एलिमेंट a1 है, उधर का पहला एलिमेंट a2 है, ये दोनों सेम होने चाहिए। इधर का सेकंड एलिमेंट b1, उधर का सेकंड एलिमेंट b2, ये दोनों सेम होने चाहिए।
ऑर्डर वाइज एंड एलिमेंट वाइज, दोनों का इक्वालिटी अगर रहेगा दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में, तब भी हम क्या बोलेंगे, दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अब हमारा ये जो प्रीवियस एग्जांपल था, इसमें हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है, 6 है। क्या 6 में से कोई भी दो इक्वल है? कोई भी नहीं। पहला अगर एलिमेंट सेम है तो दूसरा एलिमेंट डिफरेंट है, दूसरा एलिमेंट अगर सेम है तो पहला एलिमेंट डिफरेंट है, तो देयर इज नो इक्वालिटी हियर। ये समझ में आया? हमें सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर पता होना चाहिए क्या रहता है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर क्या है जी, ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो हमारा एक नोट लिखो जी, हमारा ऑब्जर्वेशन, एन ऑर्डर्ड पेयर is an element belonging to product of two sets। नॉर्मल सेट्स के अंदर नॉर्मल एलिमेंट थे, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। किसी को कोई डाउट है ऑर्डर्ड पेयर में? दो एलिमेंट होने चाहिए और एक ऑर्डर में होने चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं जी अपना मेन काम। यस, एन ऑर्डर्ड पेयर इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हमारा जो एग्जांपल दिखा था हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी, उसको हमने डिफाइन किया था रोस्टर मेथड से। उसके अंदर क्या थे एलिमेंट, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर थे। ऑर्डर्ड पेयर किसके एलिमेंट थे? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स थे, ए क्रॉस बी के। पता चल जाएगा, ठीक है। अभी तो सिंगल एलिमेंट बोला है बस, एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लो, आप उसको रिलेट कर पाओगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो पहले सेटअप लेकर चलते हैं जैसे वहां पर किया था। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट का मतलब इनके अंदर कम से कम कितने एलिमेंट रहेंगे? एक तो रह गए, जीरो नहीं होंगे, बस एक तो कम से कम रह गए। एक से ज्यादा इन्फिनाइट तक भी जा सकता है। Let capital A and capital B are two non-empty sets. Then set of all ordered pairs. Then set of all ordered pairs A comma B such that element A belongs to set A and element B belonging to set B. Is called as Cartesian product of sets A and B. And it is represented as A क्रॉस B। हम इसको A इंटू भी नहीं बोलेंगे, A मल्टीप्लाइड विद B भी नहीं बोलेंगे। दो सेट्स है, नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई बोल रहे हो, सेट्स के लिए इसको हम क्या बुलाएंगे जी? A क्रॉस B।
अब यहाँ पर देखो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। ए और बी अगर कोई भी दो सेट्स है और उनके बीच में अपन क्या कर रहे हैं जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है जी, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट पहला एलिमेंट बिलोंगिंग टू पहला सेट, दूसरा एलिमेंट बिलोंगिंग टू दूसरा सेट, एंड इट इज रिटन एज ए क्रॉस बी। ये क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली लिख लो। A cross B is a set made of ordered pair A comma B such that small a belonging to set A and small b belonging to set B। हमने जो ऊपर जो स्टेटमेंट बोला है लैंग्वेज में, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा। Cartesian product of two sets is equal to set of all ordered pairs in form A comma B such that first element belonging to first set, second element belonging to second set। हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल लिखा था उसके जैसे देखते हैं। लेट जैसे मेरे पास अभी एक सेट A है P कॉमा Q कॉमा R, एंड मेरे पास सेट B है लेट जैसे अल्फा कॉमा बीटा। तो अब आपको क्या करना है जी, फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। क्या ये परफॉर्म कर सकते हो? चलो करो क्विकली। मैं नोट डाउन करूँ, अब क्रॉस चेक कर लो जिनका हो चुका है। सबसे पहले हम लिखेंगे जी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर देखो क्या आने वाला है, पी कॉमा अल्फा, पी कॉमा बीटा, क्यू कॉमा अल्फा, क्यू कॉमा बीटा, आर कॉमा अल्फा एंड आर कॉमा बीटा। ये है जी हमारा ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए क्या बनेगा जी, अल्फा कॉमा पी, अल्फा कॉमा क्यू, अल्फा कॉमा आर, बीटा कॉमा पी, बीटा कॉमा क्यू, बीटा कॉमा आर। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों इक्वल सेट्स है या इक्विवेलेंट सेट्स है? ये दोनों सेट्स कैसे हैं? इक्विवेलेंट सेट्स है। उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। डिफरेंस भी देखो क्या है, यहाँ पर अगर p कॉमा अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा कॉमा p है। एलिमेंट सेम है बट ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये दोनों सेम एलिमेंट रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो हमें क्या पता चला, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, सिंस number of elements in A cross B is equal to number of elements in B cross A, but their elements are
डिफरेंट हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं रहते हैं। ये सिर्फ कौन से टाइप के सेट्स रहेंगे जी, इक्विवेलेंट सेट्स रहेंगे। ये क्लियर है? दोनों आंसर के बीच में हमने क्या ऑब्जर्व किया, समझ में आया? ओके, एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 है। ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 6। डायरेक्टली 3 इंटू 2 6। इधर भी 2 इंटू 3 6। तो हम यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये समझ में आ रहा है? ओके, अब लेट्स जस्ट से ए और बी में से अगर कोई भी एक एम्प्टी सेट रहा, 0 एलिमेंट्स है उसके अंदर, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है? 0 आता है। तो मतलब ए एंड बी में से कोई भी एक सेट अगर नल सेट रहा, एम्प्टी सेट रहा, तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रहेगा। दोनों में से कोई भी एक अगर इन्फिनिट सेट रहा है, इन्फिनिटी के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? इन्फिनिटी ही मिलता है। तो सिमिलरली ए एंड बी दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इन्फिनिट सेट रहा तो ए क्रॉस बी उनका प्रोडक्ट वो भी क्या रहेगा? इन्फिनिट रहेगा। ये समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर देखो 3 ऑब्जर्वेशन करें, दोनों अगर फाइनाइट है 3 और 2, तो उनके प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है जी? 6। तो हम सीधा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एंड सिंस दिस इज अ प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी अगर एक 0 सेट रहा, नल सेट रहा, प्रोडक्ट विल बी आल्सो नल सेट। दोनों में से कोई भी अगर एक इन्फिनिट सेट रहा, देन प्रोडक्ट विल आल्सो बी इन्फिनिट सेट। ये क्लियर है? ये 3 स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, बट कौन से बेसिस पे कर रहे हैं ये समझ में आया? हम सिर्फ कंसेप्ट के बाद कंसेप्ट लर्न नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग ऑन एग्जाम्पल्स। हमारा जो थ्योरी रहता है आप रिलेट कर सकते हो थ्रू एग्जाम्पल्स। उसको हेडिंग के साथ ही लिखवाऊंगा तभी याद रहेगा। ऑब्जर्वेशन ऑन कार्डिनलिटी for Cartesian product of 2 sets A and B। इसके सीधा स्टेटमेंट्स लिखेंगे। When A and B are फाइनाइट सेट्स मतलब इनफिनिट नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, उनका कार्डिनलिटी हमें पता रहेगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। व्हेन one of sets A or B is empty set, then A cross B is also empty set। A या B दोनों में से अगर कोई भी अगर एक नल सेट रहा, उनका प्रोडक्ट भी नल सेट ही रहेगा। When one of sets A or B is infinite set, then A cross B is also infinite set। बेसिकली अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स करने के बाद जो हमें सेट मिलेगा अकॉर्डिंग टू इट्स कार्डिनलिटी वो कौन से टाइप का रहेगा?
इफ ए एंड बी दोनों फाइनाइट है, ए क्रॉस बी भी फाइनाइट है। दोनों में से कोई एक एम्प्टी है, ए क्रॉस बी भी एम्प्टी है। दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है, ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो बेसिकली ये पार्ट देखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसको क्यों बुलाया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये समझ में आ जाएगा जी हमारा इंस्टेड ऑफ वेन डायग्राम हम जिसको यूज करते हैं उसके ऊपर। तो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Instead of Venn diagram, we use Cartesian plane. To represent product of two sets. पहले सेटअप पे आते हैं। ये तो पता चल गया कौन से ग्राउंड पे खेलना है, कार्टेशियन प्लेन पे खेलना है। अब डिटेल्स के ऊपर जाता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स and we supposed to find out A cross B। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, represent all elements of set A on x-axis and all elements of B on y-axis। And create ordered pairs in the form of x, y। काफी सिंपल है, इसको एक एग्जांपल के ऊपर इस थ्योरी को अप्लाई करके देखते हैं। सिंस इट इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ थ्योरी के भरोसे समझ में आएगा क्या? तो देखो जी, हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, हमने एग्जांपल के लिए इन्हीं को ले लिया। अब क्या करना है जी, हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। पहला वाला स्टेप, रिप्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ऑन एक्स एक्सिस एंड सेट बी ऑन वाई एक्सिस। मेरा जो पहला सेट रहेगा उसको एक्स एक्सिस पे और मेरा जो दूसरा सेट रहेगा उसको वाई एक्सिस पे दिखाना है। अब लेट जस्ट से मेरा सेट ए
सेट ए में इधर दिखाता हूँ और सेट बी में इसके अलॉन्ग दिखाऊंगा। सेट ए के अंदर हमारे कौन से एलिमेंट है जी, पी क्यू एंड आर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। वाई एक्सिस पे मेरा सेट बी, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। 1 2 3 की जगह अब एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा जी, ग्राफ पेपर याद है? ग्राफ पेपर के ऊपर हम कैसे फाइंड आउट करते थे पॉइंट्स को, वो याद है? अब देखो, इनके जैसे ये रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं, क्रिएट ऑर्डर पेयर्स। अभी ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं कैसे, ये विदाउट ये समझ में नहीं आएगा। आपने जैसे एलिमेंट्स बिछा दिए, जो एक्स एक्सिस पे वहां से वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइंस डालनी है, और जो वाई एक्सिस पे वहां से हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइंस टू वाई एक्सिस ऐसे डालनी है। ये क्लियर? आपको देखो, ये जो मिलेंगे पॉइंट्स, ये क्या खुद का एक लोकेशन लेकर आएंगे, और ये लोकेशन बताने के लिए हम कौन सा वाला फॉर्म यूज करते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो इनका एड्रेस जो आप बता रहे हो वो कौन से वाले फॉर्मेट में रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि अब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा जी, एक्स कोऑर्डिनेट इज पी, वाई कोऑर्डिनेट इज अल्फा, तो दिस विल बी पी कॉमा अल्फा, दिस विल बी क्यू कॉमा अल्फा, दिस विल बी आर कॉमा अल्फा। ऊपर जाता है नाउ, ये पी वाला लाइन है, ये बीटा वाला लाइन है, दिस इज पी कॉमा बीटा, दिस इज क्यू कॉमा बीटा एंड दिस इज आर कॉमा बीटा। ठीक है? अब ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के पहले हमने 3 स्टेटमेंट लिखे फॉर अ फाइनाइट सेट। अब इधर अगर फाइनाइट एलिमेंट्स और इधर भी अगर फाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे, इनके प्रोडक्ट में भी फाइनाइट मिलेंगे। ए के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बी है, वो तो सिर्फ एक्स एक्सिस मिलेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू 0। बी एम्प्टी रहेगा तो सिर्फ वाई एक्सिस मिलेगा। लेट्स जैसे इन्फिनिट, अब कार्टेशियन प्लेन पे कितने पॉइंट्स रहते हैं, इन्फिनिट रहते हैं। ये समझ में आ गया ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेशंस। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस। एलिमेंट्स नेगेटिव कैसे रहेंगे, हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हैं, इट्स लाइक हमारा जो भी लोकेशन रहता है वो रिगार्डिंग टू ओरिजिन रहता है। अगर ओरिजिन शिफ्ट हो गया, क्वाड्रेंट भी तो शिफ्ट हो जाएंगे, बराबर है? तो लोकेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही रहता है। ये तो हम एलिमेंट्स दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? और ये सेट के काउंट दिखाने के लिए कर रहे हैं। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट बता दिए। तू पीछे रख, आगे रख, कुछ भी रख, इधर क्वाड्रेंट को हम सिस्टम को यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ कौन सा वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, ये वाले स्टेटमेंट में दिया है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ऑन एक्स एक्सिस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ऑन वाई एक्सिस। एलिमेंट कभी निगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं। और मैथ के अंदर एक स्टेटमेंट याद रखो, निगेटिव साइन का मतलब रहता है कि देयर इज ओनली चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज ओनली यस इनफिनिट सेट्स। इनफिनिट सेट्स रहेंगे तो हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई बोलता नहीं है, बट वॉट एवर क्वेश्चंस डू वी हैव, दीज आर ऑलवेज ऑन फाइनाइट सेट्स ओनली। इनफिनाइट मतलब रियल नंबर, रियल नंबर लाइन याद है? ठीक है, रियल नंबर लाइन पे हम क्या करते थे, बीच में 0 रहता था, 0 से आपकी साइड से देखना, 0 से राइट साइड सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन है उसके हिसाब से प्लस या माइनस लगता है। ओरिजिन से आगे है प्लस साइन, ओरिजिन से पीछे है माइनस साइन। आगे नंबर लाइन पे हम कंपेयर भी करते हैं, अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है तो हम क्या बोलते हैं, भाई 5 जो है वो 3 के आगे है तो बड़ा है, 3 जो है वो 5 के पीछे है तो छोटा है। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब बस एक ही रहता है मैथ के अंदर, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। अब जैसे कि लेट्स जस्ट से किसने बोला कि सर मेरे घर से अपना क्लास 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या अपने क्लास से आपका घर -5 किलोमीटर दूर है?
5 किलोमीटर ही रहेगा, दैट इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, बट देर इज ओनली चेंज इन डायरेक्शन। ये क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं ज्योमेट्रिक, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बनाना नहीं पड़ता, एग्जाम में भी बनाना नहीं पड़ता, बट ये फंक्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसकी आदत डालो। इसका मतलब क्या है? डायग्राम बना लिया सबने? और अतर आपके क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इफ वी हैव इन्फिनाइट। हमें इन्फिनाइट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्फिनाइट में से हम उतना ही पार्ट चूज करेंगे जिसके ऊपर अपने को काम है, ठीक है? लेकिन जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, अपन चारों क्वाड्रेंट दिखे इस टाइप से दिखाते हैं, मतलब ओरिजिन के अराउंड ही रहता है, ओरिजिन छोड़ के कहीं और जाता है क्या? नहीं जाता। वी डोंट से लाइक हाँ सर ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, अबे वाई एक्सिस किधर है सर? वो पीछे रह गया, ओरिजिन उधर है, मैं इधर अभी 100 पे है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं, राइट? हमें ऑर्डर पेयर कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये नया वाला ऑपरेशन पता चल गया, बट दिस ऑपरेशन इज ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर प्रीवियस चैप्टर में हमने और कई ऑपरेशंस भी देखे थे, अब देखते हुए उनको मिक्स करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? गिवन क्वेश्चन इज सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। देखो प्रोडक्ट तो दो सेट्स का ही होगा, तो आपको जब भी पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बाद ही काम हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर पहली जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बी यूनियन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ए क्रॉस दैट सेट, बी इंटरसेक्शन सी, सो ए क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। यहाँ पर देखो आपको ए क्रॉस बी करके एक ऑर्डर्ड पेयर वाला मिलेगा, बी क्रॉस सी करके दूसरा ऑर्डर्ड पेयर वाला मिलेगा। पहले ऑर्डर्ड पेयर वाला प्रोडक्ट निकालो, उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन उसके बाद ढूंढ लो। इसका ना वेन डायग्राम चाहिए मुझे, ना कार्टेशियन डायग्राम चाहिए मुझे, सिर्फ इसका रास्टर फॉर्म चाहिए। समझ में आ रहा है? गिवन डेटा रास्टर फॉर्म में, तो आंसर एक्सपेक्टेड भी रास्टर फॉर्म में ही रहेगा।
अब देखो यहाँ पर पहला का जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से मैंने क्या किया जी, पहले मैंने बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो बी यूनियन सी है क्या, 3 4 and 1 3 5, तो बेसिकली 1 3 4 and 5, दिस इज बी यूनियन सी, बराबर है। अब बनाते टाइम याद कैसे रखना है, ए के अंदर कितने एलिमेंट, इनका कार्डिनलिटी देखो, ये 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 है। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 है। तो 3 चौके 12, तो हमारा ये जो आंसर रहेगा इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, 12 होने चाहिए। एक कंफर्म कर लो पहले काउंट, लिखना उसके आगे 12 कवर हो रहे कि नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर फाइनाइट सेट्स, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो हमारा पहला वाला ए क्रॉस बी यूनियन सी, लेट्स स्टार्ट। पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी यूनियन सी का, तो भाई जोड़ियां बना दो। यहां से शुरू किया, पहला एलिमेंट इसका पकड़ा, हर एक एलिमेंट वहां का ले लिया जी, क्या मिलेगा, 1 1 1 3 1 4 1 5। अब यहाँ पर 2 1 2 3 2 4 2 5, नेक्स्ट 3 1 3 3 3 4 3 5। ये हो गई जी अपने 12 एलिमेंट्स, ये क्लियर है। अब मजेदार बात, कोई भी ऑर्डर पे रिपीट होने वाला नहीं रहेगा, कोई भी ऑर्डर पे रिपीट होने वाला नहीं रहेगा, until and unless they share the same, ठीक है। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, भाई एक ही एलिमेंट है 3, तो हमारा सेकंड फाइंडिंग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर एक एलिमेंट है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 into 1, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 3 ही एलिमेंट्स रहेंगे। ये क्या रहेंगे जी हमारे 1 3 2 3 एंड 3 3। अब देखो थर्ड वाले के लिए आपको क्या करना है, पहले ए क्रॉस बी निकालो एंड बी क्रॉस सी निकालो, उनके ऑर्डर पेयर्स बनने के बाद सेम जो दिख रहे हैं आपको सिर्फ उनको करना है। यहाँ पर आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको हेल्प करेगा थर्ड वाले के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी बना लिया, ए क्रॉस बी देखो क्या बनेगा, ओके 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 4। नेक्स्ट हमें चाहिए जी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी 3 1 4 1 3 3 4 3 3 5 4 5। अब हमें देखो पूछा क्या है, इनका इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट, तो भाई सेम ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखो सेम ऑर्डर्ड पेयर आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ 3 3, यही ऑर्डर पेयर है जिसका पहला और दूसरा एलिमेंट सेम ऑर्डर में, ऑर्डर भी मैटर कर रहा है, ठीक है। अब दोनों सेम है इसलिए मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, जो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 अब देखो हमारे ए बी सी तीनों फाइनाइट सेट्स थे, इसलिए हमें जब भी ऑपरेशन करके पूछा गया वो भी हमें सारे के सारे फाइनाइट मिले, और जब भी फाइनाइट मिलेंगे हम हमेशा रोस्टर फॉर्म में तो शो कर ही सकते हैं।
some important results on Cartesian product. रिजल्ट नंबर 1। अब देखिए जो सारे रिजल्ट्स है कुछ फॉर्मूलेज लेकर आएंगे, बट एक चीज याद रखो, फॉर्मूलेज आर ऑलवेज कंडीशनल। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, क्या रहता है जी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये उसके अंदर का कंटेंट है, ये उसका एक्सपेंशन है। बट आप आर एच एस तभी बताओगे ना जब आपको एल एच एस गिवन रहेगा या फिर पता रहेगा। अगर एल एच एस अंडर दैट कंडीशन आएगा तभी हम आर एच एस में ये फॉर्मूला बताएंगे। तो these results are also same. So for 3 non-empty sets A, B and C, number 1, A cross B union C is equal to A cross B union with A cross C. Next, A cross B intersection C is equal to A cross B intersection with A cross C. लिख ऐसे रहे हैं, स्टेटमेंट में कैसे याद रखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, देखो ना, ए बी के साथ भी क्रॉस हुआ, ए सी के साथ भी क्रॉस हुआ, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ? वो यूनियन के ऊपर हुआ, यहाँ पर इंटरसेक्शन के ऊपर हुआ। तो इसको सिंगल स्टेटमेंट में कैसे याद रखेंगे जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट is distributive over union and intersection. अब मजेदार बात ये है, इस टाइप के स्टेटमेंट सिर्फ इस टाइप के टाइम पे ही बनता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। हमारा जो 6 लॉज देखे थे उसमें से 5वां लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें भी वही हुआ था, यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट को लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये फॉर्मूले बनते कैसे। मैं आपको हर एक फॉर्मूला कैसे बनता है वो नहीं दिखाऊंगा, आपको जस्ट एक जनरल आइडिया बताना है। ये क्लियर है? अब लेट्स जस्ट से पहला वाला पकड़ लिया, पहला वाला पार्ट पकड़ लिया जी हमने, ठीक है। अब अगर मैं पकड़ के चलो कि भाई इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी किसका पार्ट है जी? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? ये जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का रहेगा और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का रहेगा, बराबर है। और बी यूनियन सी का मतलब क्या है? एलिमेंट इज फ्रॉम बी और सी, इंटरसेक्शन रहता तो एंड आता, ठीक है। तो अगर ऐसा बोल के चलूं A comma B belongs to this set, ऐसा अगर मैं पकड़ के चलूं तो इसका मतलब क्या रहेगा जी? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है B, इट बिलोंग्स टू B यूनियन C, ऐसा रहेगा। अब B यूनियन C का मतलब क्या रहेगा जी? B बिलोंग्स टू B और C, B का भी पार्ट हो सकता है या फिर B C का भी पार्ट हो सकता है। और ये पहला वाला जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा जी? ए का ही पार्ट रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कंडीशन जो है वो स्प्लिट हो सकती है। इसका मतलब क्या है जी? बी आइदर बिलोंग्स टू बी और बी आइदर बिलोंग्स टू सी रहेगा। बट यहाँ पर अपना पहला कंडीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वैसा का वैसा ही है। अब देखो, अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ हमेशा,
ए कॉमा बी ही बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ए कॉमा बी की जब हम बात करेंगे, सॉरी, तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, यही रहेगा। तो अगर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब क्या रहेगा, दिस बिकम्स ए क्रॉस बी। और यहाँ पर और का मतलब क्या है, यूनियन है। और अगर यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी की अगर बात करें, तो ए क्रॉस बी किस में बिलोंग कर रहा है जी, हमारा ए एंड सी में बिलोंग कर रहा है। तो देखो, ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस, हमने शुरुआत यहां से करी, ए क्रॉस बी यूनियन सी टॉप पे इज इक्वल टू, हमें नीचे क्या मिला, ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, उसका थ्योरी में मीनिंग क्या है समझ में आ गया। पता ना रहे चल जाता है, आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट बेसिकली अब हम यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा क्या, नहीं, हमारे सेट्स के अंदर के जो ऑपरेशंस थे वो वाले भी इन्वॉल्व होंगे। तो पहला वाला रिजल्ट समझ में आ गया। पहले वाले रिजल्ट पे जितना डिटेल में बताया वैसा हर एक रिजल्ट के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही है। आप रिजल्ट 2 पे आता है। For any three sets, for any three non-empty sets A, B and C, A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. For two sets A and B, A cross B is never equal to B cross A. For two sets A and B, A cross B is not equal to B cross A. यहीं पर छोटा सा लिख लो जी, if A cross B is equal to B cross A, it means A is equal to B. A और B जब इक्वल सेट्स रहेंगे तब भी A क्रॉस B एंड B क्रॉस A सेम रहेंगे। इक्वल सेट्स मतलब कार्डिनलिटी तो सेम है ही, अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है। जब दोनों ट्विंस के जैसे इक्वल रहेंगे तब भी ये इक्वल रहेगा। बट अगर A एंड B अगर अलग अलग सेट्स है तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर चेंज हो गया, उनमें इक्वलिटी नहीं रहेगा। ये समझ में आया रिजल्ट? ओके, नेक्स्ट रिजल्ट 4। If A is subset of B, if A is subset of B, then A cross A is subset of A cross B intersection B cross A. मैंने शुरुआत में बोला था ये रिजल्ट्स हमेशा कंडीशनल रहेंगे। इफ के आगे हमेशा कंडीशन रहता है।
देन के आगे हमेशा उसका ऑब्जर्वेशन रहता है। अंडर दिस कंडीशन दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। ये समझ में आ रहा है? थ्योरम्स भी वैसे ही रहते थे हमारे 10th तक। इफ अगर ऐसा रहेगा तो वैसा रहेगा। ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला अगर कोई लाइन रहेगा तो इसका लेंथ इसके आधा रहेगा और ये उसको पैरेलल रहेगा। दिस वाज कंडीशन। याद आ रहा है? तो कंडीशन मत भूलो। सिर्फ फॉर्मूला रट के फायदा नहीं है। ये फॉर्मूला कब मैटर करेगा? जब ये कंडीशन रहेगा तब ही मैटर करेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आता है। रिजल्ट 5। If A is subset of B, then A cross C is subset of B cross C for any sets। अगर ये बी का सबसेट है तो भाई दोनों साइड पे किसी भी एक सेट से क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। वो भी कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा। उनके बीच में भी रिलेशन ऐसा ही रहेगा। ठीक है। देखो इन रिजल्ट्स को रटना नहीं है, इनको प्रैक्टिस करने के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं एट द एंड बताता हूँ। जो कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग अपन एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, तब भी रिजल्ट्स होंगे। चलो नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। रिजल्ट नंबर 6। If A is subset of B and C is subset of D. If A is subset of B and C is subset of D, then A cross C is subset of B cross D. बेसिकली समझ लो दो सबसेट का प्रोडक्ट एक सबसेट ऑफ दो सुपर सेट का प्रोडक्ट। ये पहले दो हो गए। For any sets A, B, C and D, A cross B intersection with C cross D is equal to A intersection C cross with B intersection D। अब यहाँ पर C और D की जगह पर अगर B एंड A रहते तो इसी फॉर्मूले को हम अपडेट कर सकते हैं फॉर टू सेट्स। A क्रॉस B इंटरसेक्शन विथ B क्रॉस A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B क्रॉस विथ B इंटरसेक्शन। बट हमारा कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या है जी? A यूनियन B इज इक्वल टू सॉरी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन है। बराबर है? तो इसका मतलब क्या है? जब सेम एलिमेंट्स रहेंगे तब भी होगा ये। अगर उनके बीच में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स में भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। रिजल्ट नंबर 8।
let A and B have n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common. ये 8 रिजल्ट समझ में आ गए. सबसे एंड वाला सिर्फ कार्डिनलिटी के ऊपर फोकस करता है, बट अगेन एवरी रिजल्ट कम विद कंडीशन. पहले 3 रिजल्ट तक इजी था. पहला वाला क्या है जी, प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. दूसरा रिजल्ट, प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस. थर्ड रिजल्ट, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. इफ इट इज इक्वल, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी. रिजल्ट 4 से आगे देखो कंडीशंस ही है. If A is subset of B, then what? If A is subset of B, then what? If A is subset of B and C is subset of D, then what? ठीक है. तो इनका प्रैक्टिस करते टाइम हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स जो रहता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लेकर चलता है. जैसे कि अगर बोलना है A is subset of B, मैंने ले लिया जी A को 1 and 2 एंड B को ले लिया जी जैसे 1 2 3. मैंने देखो बड़े एग्जाम्पल लिए क्या सर, ऐसा ना करो, इसमें 7 ले लो उसमें 11 ले लो एलिमेंट्स. बड़े के चक्कर में मत पड़ो. अर्ली फेज पे आपको सिर्फ रिजल्ट चेकआउट करना है, छोटे एलिमेंट्स रखो. ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? हाँ जी करता है. अब ये फॉर्मूला सही है कि नहीं वो चेकआउट करना है. ए क्रॉस ए क्या रहेगा जी, 1 1 1 2 2 1 2 2. पहला भी वही है, दूसरा भी वही है. ए क्रॉस बी क्या रहेगा जी, 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3. अब बी क्रॉस ए क्या है जी, उल्टा 1 1 2 1 3 1. और यहाँ पर अरे बी क्रॉस है ना, 2 2 1 2 2 2 एंड 3 2. अब इनके बीच में क्या बोला है, इंटरसेक्शन. 1 1 सेम है, 1 2 सेम है, 2 2 सेम है, 2 1 सेम है. चलो भाई ये 4 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो भाई ये उनके अंदर है क्या? हाँ भाई है, बिल्कुल है. तो हमने रिजल्ट को क्रॉस चेक कर लिया, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्मॉल एग्जाम्पल्स. तो क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है वो बताता हूँ. ये जो रिजल्ट्स है उनमें जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग छोटे एग्जांपल्स ले लो. 2 से 4 एलिमेंट लेने ज़्यादा से ज़्यादा, वैरायटी अगर चाहते हो तो. ये क्लियर है? ओके, आज हम यहीं पर रुकता है. कल हम कंसेप्ट शुरू करेंगे जी हमारा रिलेशन. तो आज के पहले लेक्चर में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहता है उसके ऊपर हाथ बिठाना है. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट but it does not have normal elements, it have ordered pairs. ordered pair क्या रहता है वो समझ में आ चुका है, रिवाइज कर लो, कल आते से पूछूंगा.